नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट बिलाल अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट गज़नी और तफसरों से सजा प्रोग्राम इनसाइड क्रिकेट 360। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई आपको कुछ सजेशंस देनी है या कुछ फीडबैक्स है तो या कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज के हम जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम PSL सीज़न 8 के जो संडे को जो 2 डबल हेडर हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज को मैच जो कोटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करेंगे। फिर आखिर में हम बात करेंगे ICC वुमेन्स वर्ल्ड T20 जो कि अपने इख्तितामी मराहल की तरफ जारी है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक के ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कल संडे में डबल हेडर HBL PSL खेले गए, उनमें दोनों ही मैचेस जो कि सुपर संडे और ब्लास्टर होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही वन साइडेड गेम्स हुए। दोनों ही टीमों ने चेजिंग टीम्स ने लेट डाउन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान की। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 190 रन बनाए, उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। रिजवान ने फिर एक शानदार अपनी 50 स्कोर की। वो अपनी जो T20 की फॉर्म है उसको कंटिन्यू रखते हुए बता रहे हैं कि वो क्यों एक T20 के अहम बैट्समैन हैं। और मुल्तान सुल्तान के न सिर्फ कप्तान है बल्कि कप्तानी बारी कर रहे हैं, लेड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं बैट के साथ भी, और जो उनके रिजल्ट पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उन्होंने 50 रन की इनिंग के लिए 38 गेंदों का सामना किया, उसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। रॉयली रोसो आज कुछ खास तरह नहीं कर सके, उन्होंने 36 रन बनाए 30 गेंदों के ऊपर। और डेविड मिलर द किलर के नाम से जानने वाले, उन्होंने 52 रन की इनिंग खेली बरकरार 25 गेंदों के ऊपर। उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए अपनी इस इनिंग में, और टीम को जो है ना लास्ट मोमेंट पे टोटल्स को 190 तक पहुंचा दिया। नीचे पोलार्ड ने भी उनका साथ दिया मिलर का, और उन्होंने 32 रन बनाए 21 गेंदों के ऊपर। उन्होंने अपनी इस इनिंग में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। यूं टीम का टोटल 20 ओवरों के अख्ताम पर 190 रन बन गया। रिप्लाई में लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि एक बेहतरीन टीम है इस टूर्नामेंट की और चैम्पियन भी है SPL PSL की, और जिसके पास पॉल स्टर्लिंग है, फिर शादाब खान को कप्तान एक अग्रेसिव ऑलराउंडर है, एलेक्स हेल्स हैं उनके बेंच के ऊपर, मनरो हैं, बहुत ही नामी गिरामी बल्लेबाज हैं, आजम खान हैं। बहुत बड़ी पावर पैक टीम है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो लग रहा था कि टारगेट को चेस कर लेंगे या इवन इसके करीब तो जाएंगे, मगर बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ और एक क्लैप्स हुआ और 138 रन पर वो ढेर हो गए 17.5 ओवर्स में। 17.5 ओवर्स में 138 रन पर वो ढेर हो गए। उस इनिंग में जो है ना ख़ास बात सिर्फ जो है ना उनकी 138 में हाईएस्ट स्कोरर जो थे वो वंडरडोसन थे, साउथ अफ्रीकन जो है ना बैट्समैन हैं। वो उन्होंने 49 रन की इनिंग खेली, 32 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 5 चौके और 1 छक्का लगाया अपनी इस इनिंग में। दूसरी तरफ मनरो ने थोड़ा सा रजिस्ट किया, 31 रन बनाए उन्होंने 23 गेंदों के ऊपर, 1 चौका और 2 छक्के भी उन्होंने लगाए। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द बैटर्स आर फेल टू स्कोर रन और इवन कंट्रीब्यूट। जिसकी वजह से जो है ना टीम, आपको पता है टीम गेम है, 11 खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी की कंट्रीब्यूशन पे आप मैचेस नहीं जीत सकते। यही वजह हुई कि बाकी बैट्समैन अपने जो है ना स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर सके बड़े स्कोर के ऊपर, और यूं उनको 52 रन से शिकस्त का सामना हुआ। जो है ना उनकी तरफ से पिक ऑफ द बॉलर जो रहे हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से वो है अब्बास आफरीदी, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए 22 रन देकर अपने 3 ओवर्स में 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो दूसरे मैच के ऊपर बात कर लेते हैं जो रात को खेला गया, लाहौर कलंदर और कराची किंग का। फाइनली कराची किंग ने अपनी पहली फतह इस HPL सीज़न 8 में हासिल कर ली है 3 शिकस्तों के बाद, और उन्होंने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उन्होंने एक तरफा मुकाबले के बाद 67 रन से लाहौर कलंदर को शिकस्त दे दी। ड्यू भी थी,
तेज़ भी होना चाहिए था। लाहौर कलंदर एक कोलैप्स कर गई, एक बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ। एक मंथ टाइम तक वो अपनी चेज़ में ठीक जा रहे थे, जब मिर्ज़ा बेग और उनके साथ दूसरे एंड पे पाकिस्तानी बैट्समैन थे, वो उनका साथ मेरा ज़हन से स्किप हो गया उसका नाम, वो साथ खेल रहे थे, तो वेल ऑन ट्रैक थे। सो फ़खर जमान की जल्दी आउट होने के बाद फिर इन दोनों ने एक अच्छी शानदार पार्टनरशिप की, तो जा रहे थे टारगेट की तरफ, लेकिन अचानक क्लैप्स ट्रिगर हुआ और पूरी टीम 118 रन पर ढेर हो गई। T20 में रन बॉल से भी कम स्कोर किए उन्होंने 17.3 ओवर्स में। सो कराची किंग ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और उनके जो ख़ास बात ये थी कि मैथ्यू वेड ने एक अच्छा शानदार आगाज़ 36 रन का आगाज़ फ्राहम किया। 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा जेम बिन्स ने एक अच्छी इनिंग खेली और 46 रन बनाए। उन्होंने 36 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 2 छक्के लगाए अपनी इस इनिंग में। नीचे से आकर इमाद वसीम ने कैप्टन नॉक खेली, उन्होंने 35 रन बनाए 19 गेंदों पर, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से। तो यूं कराची किंग का स्कोर 185 फॉर 5 ओवर 20 ओवर्स में। तो हाफवे तक लग रहा था, ड्यू भी थी कि वो कर जाएंगे लाहौर कलंदर वाले, लेकिन फ़खर जमान के आउट होने के बाद मिर्ज़ा बेग ने और कमरान गुलाम ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दी, लेकिन वो नाकाफ़ी थी इस टोटल को इवन के करीब ले जाने के लिए भी। सो मिर्ज़ा बेग ने जो है ना स्लो इनिंग खेली, 45 रन की इनिंग खेली 39 बॉल्स पर, तो जो है ना उनका स्ट्राइक रेट तो 100 का रहा, लेकिन थोड़ा था, मतलब ये कम बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल ली थी। ये रन उन्हें 15-20 गेंद पर या 25 गेंदों पे बनाने चाहिए थे। 39 गेंदों पे उन्हें ऑलमोस्ट 70 से 80 रन बनाने चाहिए थे जब वो सेट हो गए थे, और उन्हें एक लंबी इनिंग लेकर जानी चाहिए थी। अभी उन्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे वो अपने कैरियर्स में यूँ लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे जाके पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है। तो उन्हें एक बड़ी इनिंग खेलनी आनी चाहिए कि आपको स्टार्ट तो मिल जाता है, लेकिन उस स्टार्ट को फिनिश कैसे करना है, फिनिशिंग पॉइंट या फिनिशिंग टच कैसे देना है, ये उनको सीखना पड़ेगा। यहाँ वो लैग कर रहे हैं लाहौर कलंदर्स, और मुझे ये लगता है कि लाहौर कलंदर को किसी और फॉरनर प्लेयर्स को ऊपर टॉप ऑर्डर्स में 1, 2, 3 में रखना पड़ेगा। सो जो है ना, जिसकी वजह से वो आगे आने वाले टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अगर वो किसी फॉरनर प्लेयर्स को टॉप ऑर्डर में रखेंगे, 1, 2, 3 स्लॉट पर रखेंगे, जो कि मैच को फिनिश करना चाहता हो, देखना पड़ेगा उन्हें अगले मैच में जल्दी से रिग्रुप होकर फिर आना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रही है ये लीग, इसलिए बड़ी जल्दी टीमों के पास कम टाइम है कि वो जल्दी अपने प्लान्स को जो है ना एड्रेस करें, अपनी मिस्टेक्स को, और उनको फिक्स करें फ़ौरन से, ताकि वो जो है ना टेबल्स में आ सके। क्योंकि अब कराची किंग्स में भी पहली फतह हासिल कर ली है, कोयटा ग्लैडिएटर भी 2 पॉइंट्स के साथ है, तो टीमें वापस ग्रूव में आना शुरू हो गई हैं इस PSL में, और आगे आने वाले जो है ना टफ कॉम्पिटिशन्स होंगे, क्योंकि सारी टीमें टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। सो उनकी तरफ से जो है ना लाहौर कलंदर की तरफ से जो है ना मिर्ज़ा बेग 45 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए 39 गेंदों पर, और इसके अलावा कमरान गुलाम ने 23 रन की इनिंग खेली 22 गेंदों पर। बाकी कंट्रीब्यूट नहीं कर सके बैट्समैन, फेल हुए, और जो है ना कराची किंग की तरफ से पिक ऑफ द बॉलर जो था उनका वो आकिफ जावेद था, जिन्होंने 4 विकेट लिया 28 रन पर 3.3 ओवर्स में। शुरू का पहला ओवर उनका बहुत एक्सपेंसिव गया, 17 रन पड़े, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शानदार कमबैक किया और अगले 2.3 ओवर्स में, अगले 2.5 ओवर्स में उन्होंने 11 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सो इमरान ताहिर ने अच्छी नपीतुली बॉलिंग की, कप्तान इमाद वसीम ने एक अच्छी शानदार बॉलिंग की, किफ़ायती बॉलिंग की, और यूँ रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने 118 रन पर लाहौर कलंदर को, और यूँ 67 रन से फतह हासिल कर ली। तो चलिए अपने नए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आज जो मैच खेला जाएगा वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला जाएगा। दोनों ही टीमें बहुत अच्छे स्ट्रेंथ रखती हैं, दोनों ही टीमें बहुत ही खूबसूरत T20 के जो जारहान मिजाज बैट्समैन हैं वो उनके ऊपर
बेपनाह इन्हिसार करती है और उनके ऊपर उन्हीं के रैंक्स में वो मौजूद हैं वो तमाम। तो देखना पड़ेगा कि बाबर एंड कंपनी रिजवान को सरफराज एंड कंपनी को किस टफ टाइम देते हैं, या सरफराज अपने टैक्टिक्स से, जिस तरह से लास्ट टाइम उन्होंने कराची को 6 रन से शिकस्त दे दी अपनी कप्तानी से, जैसे बॉलर्स की चेंजिंग की और जल्दी जल्दी से टैक्टिक्स इस्तेमाल की, देखना पड़ेगा क्योंकि सरफराज की स्मार्ट कैप्टनसी है, आई लाइक इट। सो देखना पड़ेगा कि कैसे ये मैच जो है ना, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत वेल सेटल्ड टीमें हैं दोनों, और दोनों ही टीमें एक अच्छा मुकाबला देने को तैयार हैं। सो कराची की क्राउड को एक आज भी उम्मीद है कि अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, नेल बाइटर फिनिश होगा, लास्ट बॉल तक जाएगा, उम्मीद है आज का मैच। सो एक और बात कर लेते हैं, कल हम बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में एक टॉपिक को मिस करके थे, उसमें मैंने विराट कोहली जो कि फास्टेस्ट 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को क्रॉस किया है, और ना सिर्फ सचिन तेंदुलकर को बल्कि रिकी पॉन्टिंग को भी क्रॉस कर लिया है। सो वो 23 तारीख 25,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले क्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स में नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं। तो कंग्रेचुलेशन टू किंग कोहली इसी तरह ही अचीवमेंट करता रहेगा, और इंशाल्लाह अज़ीज़ वो इसी फॉर्म को कंटिन्यू करेगा। इस मैच में वो जिस तरह से निक में लग रहे थे, बॉल को मिडल कर रहे थे, स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे, सो लग रहा है कि एक बड़ा डेडली 100 आने वाला है अगले दोनों मैचेस में, जो कि 1 तारीख से शुरू होगा। उम्मीद है कि उसमें एक अच्छा तगड़ा मैच हो, वो भी एक वन साइडेड गेम ना हो। ऑस्ट्रेलियंस अपने उनके पास टाइम काफ़ी है अभी, सो वो अपने वो उस सारे टीम्स को जो है ना रिग्रुप करें और फिर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आएँ। सो अपने आखिरी टॉपिक की तरफ मूव कर लेते हैं, आखिर में बात कर लेते हैं आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड T20 की। रात खेले जाने वाले मैचेस में न्यूजीलैंड वुमेंस ने श्रीलंकन वुमेंस को 102 रन की बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी, बिगेस्ट एवर विन है इनकी इस आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड T20 में। और जो है ना न्यूजीलैंड को ये जीत की भी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने जो है ना इस सेमीफाइनल की रेस में बने रहना था। सो जो है ना उन्होंने 20 ओवर्स में 162 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 60 रन बनाकर आउट होगी 15.3 ओवर्स में। सो 102 रन की कामयाबी के बाद ना सिर्फ उन्होंने अपने रन रेट को बेहतर किया, बल्कि वो 4 मैचों के बाद 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब श्रीलंकन्स जो हैं वो भी 4 मैचों के बाद 4 पर ही हैं। इस ग्रुप की एक बेहतरीन दिलचस्प सिचुएशन ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हुआ है इस ग्रुप से। सो आज का जो मैच है वो इंडिया और इंग्लैंड इंडिया का मैच है आयरलैंड की वुमेंस के साथ। आयरलैंड की वुमेन के साथ जो मैच होगा वो इंडिया के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए बहुत अहम है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के दो 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इंग्लैंड को हराकर 4 पॉइंट्स कर सकते हैं, और उसमें वो अपने रन रेट को भी बेहतर करके सेमीफाइनल की रेस में आ सकते हैं। सो इंडिया चाहेगा कि वो आज का ही मैच जीतकर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर ले और थ्रू हो जाए इंग्लैंड के साथ दूसरी टीम इस ग्रुप से, हमारे ग्रुप 2 से। सो बहुत सारा जो है ना वर्कआउट करना पड़ेगा। पाकिस्तानी वुमेंस को कल शिकस्त हुई 3 रन से, 116 रन बॉल ही था, लेकिन वो चेस करने में नाकाम रही पाकिस्तानी वुमेंस। हालांकि ये नहीं कहता कि वो टाइलैंडर्स पर बात आ गई थी, अभी 5 विकेट्स बाकी थे उनके, 6 विकेट्स बाकी थे जब लास्ट ओवर से पहले तक 19वें ओवर तक 6 विकेट्स उनके हाथ में थे, और सेट बैट्समैन भी खेल रही थी क्रीज पर। सो आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए थे, 3 बाउंड्रीज भी आ चुकी हुई थी, बीच में जो सिंगल हुआ एक बॉल पर, और एक बॉल पर जो आउट हो गई 5वां खिलाड़ी, वो उनको जो है ना वो बॉल कोई एक बॉल उनको चाहिए थी, बीच में मिडल में बाउंड्री कर लेते तो वो टाई कर लेते किसी तरह से समहाउ, तो सुपर ओवर में भी कहानी मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन देखना पड़ेगा कि आज का जो गेम है वो इस
टूर्नामेंट की आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड टी20 की पिक्चर को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि वो कौन सी टॉप 3 टीम्स हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब देखना पड़ेगा न्यूजीलैंड का जो अनासार होगा वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की टीमों के ऊपर होगा। अगर बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब हो जाती है तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका की टीम वुमेंस की टीम जो है ना बांग्लादेश की वुमेंस टीम को हराने में कामयाब हो जाती है तो वो एक बेहतरीन रन रेट के साथ थ्रू कर देंगे सेमीफाइनल के लिए, तो आप ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही वो अपने ग्रुप से आगे क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। 2 टीमें वहाँ से हो जाएंगी और यहाँ से इंग्लैंड और इंडिया के में मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं। सो जो दोनों मैचेस हैं, इंडिया वाला मैच भी बहुत अहम है और बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की वुमेंस वाला भी